हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। अपना फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 चल रहा है। अभी तक लेक्चर नंबर 37 के ऊपर इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे पार्ट 3 हो गया भूल से, तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। अपना जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था ड्रग का, डिफरेंट टाइप के रूट, जिसमें सिस्टेमिक था, लोकल रूट से कौन से रूट में कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, कौन सा रूट कब यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट सेकंड के अंदर हमने जनरल टर्मिनोलॉजी देखी थी, जैसे फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रो ड्रग, ऑर्फन ड्रग, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ी थी। पार्ट जो 3 था उसमें मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स के जो पैरामीटर है एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पार्ट 4 के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स का जो सेकंड पैरामीटर है, जिसका वो बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं किसको है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, मोमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन इंट्रावस्कुलर के अंदर ब्लड एंड प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रावस्कुलर, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोमेंट है ड्रग का किनके बीच में, इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर। अभी इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर क्या है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप सपोज करो आपने मेडिसिन ली है, वो आपके स्टोमक के अंदर पहुंच गई, इस तरह से स्टोमक है उसके अंदर आपकी मेडिसिन पहुंच गई। अब ये मेडिसिन जो टैबलेट थी, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर इसका डिजोल्यूशन हुआ, इस तरह से इसके सोल्यूट जो अपने गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसके साथ, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होने लगा। तो एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये कहाँ पे आ गई, ब्लड के अंदर आ गई, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये ड्रग पहुंच गई सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। अभी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो वेन है, जो आर्टरी, जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंट्रावस्कुलर सिस्टम। तो ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, मतलब अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का मूवमेंट हो रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या फिर इंट्रावस्कुलर सिस्टम में, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अभी ड्रग यहाँ पहुँच गई, अभी ड्रग यहाँ तो रहेगी नहीं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी और ये यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से निकलेगी बाहर, और बाहर निकलेगी तो बाहर यहाँ इसको बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यू मिल जाएंगे। तो ये सपोज करो ये सेल है और ये टिश्यू है, और ये जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये दो सेल के बीच में इंट्रा स्पेस है। तो मेडिसिन पहले यहाँ पे आएगी इस स्पेस के बीच में, फिर फाइनली ये सेल के ऊपर अपना एक्शन देगी। इसके रिसेप्टर होंगे सेल के अंदर, या सेल के अंदर होंगे या सेल के सरफेस के ऊपर होंगे। इस तरह से मेडिसिन अपना इफेक्ट देती है। तो देखो, ये तो है आपका इंट्रावस्कुलर सिस्टम, मतलब जहाँ वस्कुलर ब्लड एंड प्लाज्मा चल रहा है, इंट्रावस्कुलर। और ये जो ब्लड कैपिलरी से बाहर वाला जो बिटवीन सेल और सेल के अंदर जो सिस्टम रहता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावस्कुलर। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन इंट्रावस्कुलर सिस्टम टू एक्स्ट्रावस्कुलर सिस्टम। मतलब एक्स्ट्रावस्कुलर का मतलब आ गया सेल और सेल के बीच के अंदर जो इंटरस्पेशियल जो स्पेस रहता है, उसके बीच में जो ड्रग का मूवमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन में और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का मूवमेंट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर या फिर इंट्रावस्कुलर के अंदर। बट अगर बात करें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंट्रावस्कुलर, जैसे कि अपना जो आर्टरीज, वेन, जिसके अंदर ब्लड चल रहा है, तो वहाँ से ड्रग का मूवमेंट हो रहा है सेल की ओर, टिश्यू की ओर, तो उसको बोलते हैं आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ गई होगी, मोमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द इंट्रावस्कुलर एंड एक्स्ट्रावस्कुलर सिस्टम। अब ये आपको समझ में आ गया। तो एक्स्ट्रावस्कुलर सिस्टम क्या है, सेल है और सेल के बीच वाला जो स्पेस जो मैंने अभी आपको बताया। और इंट्रावस्कुलर क्या है, ये अपनी वेन, जो आर्टरी, जिसके अंदर ब्लड चल रहा है। तो अब ड्रग यहाँ पहुँच जाती है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो, ये जो एक्स्ट्रावस्कुलर सिस्टम है बाहर वाला, इसको भी हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। देखो, एक्स्ट्रावस्कुलर के अंदर 2 चीज़ें, एक है इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, ये है सारा इंट्रासेलुलर। और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ये बाहर वाली जो चीज़ दिख रही है, ये सारा क्या एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो यहाँ पे सेलुलर वर्ड यूज हो रहा है। ऊपर जो पढ़े तो वस्कुलर सिस्टम था, इंट्रावस्कुलर मतलब ब्लड और प्लाज्मा, और एक्स्ट्रावस्कुलर मतलब सेल और सेल के बीच का स्पेस। अब एक्स्ट्रावस्कुलर 2 टाइप है, एक है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट। तो ड्रग सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में भी रहती है और सेल के अंदर भी जाती है।
तो अब आपको एक जनरल नॉलेज लेना है कि अपने बॉडी के अंदर जो टोटल वाटर कंटेंट रहता है वो कितना रहता है, वो 40 लीटर। और ये एग्जाम में पूछा गया है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर 40 लीटर वाटर होता है। अब ये 40 लीटर वाटर कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो याद रखना कि जो अपना इंट्रा सेलुलर सिस्टम है, जो सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट, अपने बॉडी के सेल के अंदर 28 लीटर वाटर रहता है। मतलब इस 40 लीटर में 28 लीटर वाटर तो सिर्फ सेल के अंदर रहता है। पीछे बच्चा कितना 12 लीटर वाटर वो एक्स्ट्रा सेलुलर में रहेगा, मतलब सेल के बाहर जितनी चीज़ें हैं ना उसमें रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर रहता है 12 लीटर। अब एक्स्ट्रा के अंदर भी दो चीज़ें, एक तो सेल के बीच में जो स्पेस उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें 9.5 लीटर वाटर रहता है। दूसरा है प्लाज्मा फ्लूइड, जिसके अंदर ब्लड अपना चलता है, ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे 2.5 लीटर वाटर रहता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ये 40 लीटर तो आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में, तब वहाँ पे ये 40 लीटर का भी यूज़ होगा, वो सब हम बायोफार्मास्यूटिक्स में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से वो फैक्टर है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि जब अपनी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वहाँ से ड्रग एक्स्ट्रा वस्कुलर सिस्टम में पहुँच जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स्ट्रा वस्कुलर के अंदर हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जो बिटवीन जो सेल के अंदर रहता है और एक सेल के अंदर जो ड्रग पहुँचती है। तो अपन को पता है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर हमने पढ़ा अभी। अब ये कौन से फैक्टर है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो ब्लड पीएच। तो आपको पता है ब्लड का पीएच तो 7 है, तो ये तो एक कांस्टेंट रहता है। पर जो पीके वैल्यू ऑफ ड्रग है वो अफेक्ट करती है। अगर पीके वैल्यू क्या है, ये सब बायोफार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। अभी आप जस्ट नॉलेज ले लो कि ये जो डिसोसिएंट कांस्टेंट बोलते हैं पीके वैल्यू, ये जो पीके वैल्यू है अगर ये बिटवीन 6 to 8 के बीच में रहती है तो वो ड्रग ईजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बॉडी में। बट अगर 6 से नीचे है, अगर पीके वैल्यू किसी ड्रग की 3 है, तो वो ड्रग क्या ब्लड के अंदर आयोनाइज हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर आयोनाइज हो जाएगी तो आयोनाइजेशन वाली जो चीज़ें होती है वो सेल की जो ब्लड कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है उसको इजीली क्रॉस नहीं कर पाती। जब वो क्रॉस नहीं कर पाएगी तो एक्स्ट्रा वस्कुलर सिस्टम में ड्रग पहुँचेगी नहीं, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह उल्टा, अगर पीके वैल्यू 8 से ज़्यादा है, सपोज करो किसी ड्रग की 10 या 12 पीके वैल्यू है, तो वो भी अपने ब्लड के अंदर ड्रग क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। तो हमेशा आयोनाइज जो ड्रग रहती है वो कभी भी जो मेम्ब्रेन्स रहती है सेल की उसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जो भी ड्रग साइंटिस्ट बनाता है तो उसको जब ड्रग को सेल तक पहुँचाना है तो पहले वो देखेगा उस ड्रग की पीके वैल्यू क्या है। अगर उसकी पीके वैल्यू 10, 12, 13 है तो उस केस में उसको पता चल जाएगा कि इस ड्रग का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, तो रिसर्च ही बंद कर लेगा, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड परफ्यूजन रेट। तो इनिशियल जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो डिपेंड करता है ब्लड परफ्यूजन रेट पे, मतलब किस ऑर्गन में ब्लड सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ ब्लड सबसे ज़्यादा जाएगा वहीं पहले ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि लंग्स के अंदर, उसके बाद लीवर के बाद ब्रेन के बाद किडनी। तो सबसे पहले ज़्यादा ड्रग कहाँ पहुँचेगी, लंग्स के अंदर, फिर लीवर, फिर ब्रेन, फिर किडनी, सबसे लास्ट में स्किन के वहाँ ब्लड पहुँचता है। तो स्किन में सबसे कम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इनिशियल जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, और ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिपेंड करता है ब्लड परफ्यूजन रेट पे। इसके बाद बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर टिश्यू। अब ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन सपोज करो लंग्स में हो गया ड्रग का, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो बहुत ज़्यादा था लंग्स में, तो सिंपल सी बात है पहला जो ड्रग पहुंचेगा वो लंग्स के अंदर ड्रग पहुंच गई इससे। पर पता चला इस ड्रग की एफिनिटी ऐसी है कि ये जो ड्रग है एडिपो टिश्यू में ही बाइंड होती है। तो ड्रग थोड़ी देर बाद यहाँ लंग्स से निकल जाएगी और फाइनली वो एडिपो टिश्यू में जाकर ये ड्रग बाइंड होगी। तो जो फाइनल जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड रहता है वो रहता है बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर टिश्यू, कि उस टिश्यू में ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है फाइनल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियल ब्लड परफ्यूजन रेट पे। इसके बाद एक और पैरामीटर वो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो होता क्या, अपने ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर छोटे छोटे से प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं, जैसे एल्बुमिन है, जैसे आपने अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ये 4 टाइप के अपना प्लाज्मा प्रोटीन है जिसके ऊपर ड्रग क्या होती है, बाइंड हो जाती है। सपोज करिए ड्रग पहले ही प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हो जाएगी और कुछ ड्रग ऐसे फ्री रहेगी। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन पर अगर किसी ड्रग की बाइंडिंग एफिकेसी ज़्यादा है तो वो कभी भी ड्रग इस ब्लड की कैपिलरी को क्रॉस करके इंट्रा सेलुलर में नहीं आ पाएगी। जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर में नहीं आ पाएगी। जब एक्स्ट्रा सेलुलर में ड्रग नहीं आ पाएगी
तो वो सेल के अंदर भी नहीं जा पाएगी। तो जब सेल के अंदर नहीं जा पाएगी तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी जो फ्री ड्रग है यही ड्रग हमेशा क्रॉस करके आती है। तो ये पैरामीटर कि जब किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे ज़्यादा है तो वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कम रहेगा। जस्ट अपोजिट नेचर है, किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई रहेगा। एक एग्जांपल है वॉरफ्रीन, आपने नाम एक ड्रग का नाम सुना होगा वॉरफ्रीन। ये जो वॉरफ्रीन ड्रग है इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 99% है। मतलब आपने 100 mg ड्रग दी तो 99 mg तो प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हुई, तो बची कौन सी 1%, वो 1% ड्रग ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन मैं नेक्स्ट जो पार्ट में पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मॉलिक्यूल साइज और मॉलिक्यूल वेट ऑफ द ड्रग। कोई बल्कि मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है, वो भी इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, ब्लड कैपिलरीज की या सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर पाता। इस वजह से ये जो ड्रग है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका साइज़ भी हम डिसाइड करते हैं 400-500 डाल्टन के करीब रहे ताकि इजीली ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। इसके बाद ये तो है पैरामीटर जो अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। अब हम देखेंगे कौन से पैरामीटर है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कौन से रूट में ड्रग दी है, आप आईवी से दे रहे हो, ओरल से दे रहे हो या फिर आप स्किन में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इन सभी रूट से ड्रग कहाँ पहुँचेगी, सबसे पहले सर्कुलेशन सिस्टम में पहुँचेगी, ब्लड सर्कुलेशन में। फाइनली फिर ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेल के अंदर। तो कोई भी रूट दो, किसी भी रूट से ड्रग दे दो, सबसे पहले ड्रग का पहुंचना तो ब्लड सर्कुलेशन में, उसके बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये डायरेक्टली कहीं भी अफेक्ट नहीं करते ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो याद रखना, जब ऑप्शन में क्वेश्चन आए कि भाई ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये 4-5 ऑप्शन रहेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद डोजेस फॉर्म में भी डिपेंड नहीं करता, भले आप आईवी रूट से दो या फिर आप ओरल रूट से दो या फिर आप किसी और रूट से दो, उसमें भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता है। बायोबिलिटी में भी डिपेंड कर सकती है, जैसे आईवी की बायोबिलिटी 100% रहती है, ओरल की में भी कम रहती है। बट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और डोजेस फॉर्म कौन सी यूज कर, इसमें आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद बायोअवेलेबिलिटी से भी कोई रिलेशन नहीं है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि ये पहले वाले पैरामीटर है। तो इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अपना जो जनरल फार्माकोलॉजी का जो पार्ट 5 आएगा, इसके आगे वाला लेक्चर, उसमें मैं आपको बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो इक्विवेलेंस क्या है, इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये सब चीज़ें मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो अभी आप जस्ट जान लो कि बायो अवेलेबिलिटी है, डोजेस फॉर्म है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डिपेंड नहीं करता ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इनके ऊपर। किस पे डिपेंड करता हूँ, मैंने 4 पैरामीटर आपको ऊपर बता दिए। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके ऊपर कैलकुलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये डिटेल में हम बायोफार्मास्यूटिक्स में देखेंगे, बट अभी हम जनरल थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, इसी को हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज करो आपने 400 mg ड्रग दी, 400 mg ड्रग सपोज करो ये ब्लड के अंदर पहुँच गई, तो 400 mg पहुँची। अब इस 400 mg में से सेल के अंदर या फिर ये एक्स्ट्रा वस्कुलर सिस्टम इंटरस्पेशियल जो फ्लूइड है, इसमें 400 mg में से कितनी ड्रग पहुंची, 200 mg पहुंची, 300 mg पहुंची, कितनी पहुंची, वो हमें कैलकुलेट करनी, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक फार्मूला भी है। तो फार्मूला क्या है, तो देखो फार्मूला है VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन X अपॉन C। X क्या है, डोज ऑफ आईवी रूट। आपने जो भी रूट से जो डोज दिए, जैसे यहाँ आईवी का मैंने एग्जांपल लिया, तो आईवी रूट से जो डोज दिए जो 100% रहती है, वो अपन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो देखो ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपने सपोज करो 100 mg पैरासीटामोल आईवी दे दी, तो आईवी दी सीधा 100 mg पूरा ड्रग, 100% बायोबिलिटी रहेगी, तो पूरी ड्रग कहाँ पहुँच गई, आपके ब्लड कैपिलरीज या ब्लड आईवी में, मतलब इंट्रावेस्कुलर सिस्टम में पूरी पहुँच गई। तो ये ब्लड 100 mg पूरा पहुँच गया यहाँ पे पैरासीटामोल। फिर सपोज करो ये पैरासीटामोल 100 mg यहाँ है, थोड़ी देर बाद इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेल के अंदर। तो आपने थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ पे 50 mg बची है, तो जो 50 mg जो ड्रग कम हुई है तो वो कहाँ गई होगी, उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा सेल के अंदर। तो इसी तरह देखो डोज आईवी कितनी दी वो हमने देख ली, जैसे सपोज करो 50, और पता चला आईवी डोज हमने कितनी दी, 100 दी, सॉरी ये अपनी फिक्स रहती है 100 जो अपनी डोज थी। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, जो कुछ टाइम बाद हमने देखी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी 50 है, तो यहाँ आंसर आया 2। तो ये जो 2 है ये लीटर में आता है, तो 2 लीटर का ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं
हैं हम ड्रग की वीडी। इसमें हम देखते हैं कि हमने जिस रूट से ड्रग दी वो सारी ब्लड के अंदर पहुंची और कुछ टाइम बाद देखा कि वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर अब ड्रग कितनी बची है। तो ड्रग देखेंगे तो जितनी भी ड्रग कम हुई है, जो बची हुई ड्रग थी कहाँ गई, वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे नीचे क्वेश्चन आया कि इन केस ऑफ ओरल रूट, उस रूट में हम थोड़ा फॉर्मूला में कुछ चेंज हो जाता है, वहाँ x/c के साथ f जुड़ जाता है। f क्या है, बायो अवेलेबिलिटी फ्रिक्शन, क्योंकि जो IV रूट है उसमें जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% होता है। बट इन केस ऑफ ओरल, तो ओरल में पूरी 100% आपने 100 mg ड्रग दी, तो इस 100 mg ड्रग का एब्जॉर्प्शन 100 mg तो नहीं हुआ, मे बी 80 mg ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। अभी ये 80 mg जो ब्लड में पहुंची, इसी का जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना है कि बायो अवेलेबिलिटी का फ्रिक्शन कितना है। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, तो आप सपोज करो वहाँ दिया रहता है कि एग्ज़ाम में 80% ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी फ्रिक्शन है और आपने जो ड्रग दी है वो सपोज करो 400 mg दी है और 80% इसका फ्रिक्शन है और प्लाज्मा कंसनट्रेशन ड्रग की उसने बता दी 200 mg। अब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या ये कैलकुलेट करना है। तो 80 mg किस में से है, 100 में से, इसका जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, और डोज कितनी 400 है। तो आप इसको काटोगे ऐसे तो आपके ये आ जाएगा 320 आ जाएगा। तो 320 mg ही 400 mg में से 320 mg ही ब्लड के अंदर पहुंची। अब ये 320 mg आपकी क्या डोज है, ये x आ गया 320 mg। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी बताई यहाँ पे 200। तो अब जब 200 डिवाइड करोगे इस 320 से, जो आंसर आएगा वो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन निकालते हैं कि जिस रूट से दी उस रूट में से कितनी ड्रग पहुंची अपने सर्कुलेशन सिस्टम में और उस सर्कुलेशन में से कितनी ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका। तो ये सब चीज़ें हम बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट जनरल आइडिया होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि वीडी जब ज़्यादा है किसी ड्रग का तो इसका मतलब क्या है, जब वीडी कम है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं 3 पैरामीटर लिए हैं। एक ड्रग है जिसका वीडी क्या है, बहुत ही स्मॉल है, मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग कहाँ पे, ब्लड के अंदर है, मतलब ये सेल तक पहुँची भी नहीं है ड्रग। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है। अब एक और कैसे कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट क्या है कि इसका मतलब ये होगा थोड़ी ड्रग ब्लड प्लाज्मा के अंदर है और थोड़ी ब्लड से बाहर निकल के ड्रग सेल के अंदर या सेल के इंटरफेशियल फ्लूइड के अंदर ये ड्रग यहाँ पे डिपॉजिट है। मतलब 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे है। फिर किसी ड्रग का बोले कि वीडी बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रग है वो सारी यहाँ से निकल के कहाँ पे पहुँच गई है, मैक्सिमम इसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब ये सेल के अंदर ड्रग पहुँच गई है। मतलब यहाँ इंटरस्टिशियल से भी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती है, उसको बोलते हैं लार्ज वीडी मतलब जो सेल के अंदर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी ड्रग का लार्ज वीडी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब वो ड्रग कहाँ पे है। तो वहाँ लिखा आएगा ब्लड प्लाज्मा, उसके बाद लिखेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर लिखा गया सेल के अंदर, तो आप बोलोगे सेल के अंदर। फिर क्वेश्चन आया कि किसी ड्रग का वीडी स्मॉल है तो ड्रग कहाँ पे होगी, तो वो ब्लड के अंदर रहेगी। एक एग्जाम्पल है जैसे क्लोरोक्विन ड्रग है, क्लोरोक्विन। तो ये क्लोरोक्विन जो ड्रग है ये एंटी मलेरिया में हमने पढ़ी थी। अब ये क्लोरोक्विन ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब आपको पता है मलेरिया में जो क्या होता है कि RBC होती है, इसके अंदर पैरासाइट अपना इसके ऊपर अफेक्ट करता है, पैरासाइट यहाँ पे ग्रो करता है। तो हमें पैरासाइट को RBC के अंदर मारना है, तो आपने क्लोरोक्विन ड्रग दी। पर क्लोरोक्विन ड्रग का क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ से ड्रग निकल के सबसे पहले उस सेल के अंदर डिपॉजिट होना चालू करेगी। तो इस तरह से सेल के अंदर डिपॉजिट हो रही है, तो अपने को एक्शन साइड क्या है, अपनी एक्शन साइड तो है RBC, पर ड्रग तो सीधा आ रही है सेल के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि सपोज करो क्लोरोक्विन की जो डोज है वो 300 mg रहती है, तो डॉक्टर इनिशियली 1 या 2 दिन 600 mg ड्रग लिखता है इसकी डोज, ताकि क्या है कि मैक्सिमम ड्रग सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी कि अब सेल के अंदर ये ड्रग नहीं जा सकती, फिर ये ड्रग वापस कहाँ आ जाएगी, बाहर आएगी और यहाँ पे जितनी ड्रग बचेगी वो ड्रग जाके RBC पे अपना एक्शन देगी। तो क्वेश्चन आता है कि क्लोरोक्विन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये तो आपको पता है। दूसरा, किसकी हाई डोज इनिशियली क्यों देते हैं, क्योंकि इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लानी ताकि सेल में मैक्सिमम डिपॉजिट हो जाए, उसके बाद ड्रग बची हुई ड्रग्स वापस ब्लड के अंदर आए और RBC के ऊपर अपना एक्शन दे।
एक और पैरामीटर है जिसके ऊपर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, वो है अपने बॉडी के डिफरेंट जो बैरियर्स रहते हैं उसके ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। आपको पता है कि सारी जो ड्रग है वो कभी भी ब्रेन के अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ब्रेन के सराउंडिंग एक अपना बैरियर है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसी तरह सारी ब्लड अपने स्पाइनल फ्लूइड के अंदर नहीं जाती, क्योंकि वहाँ स्पाइनल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी एक बैरियर रहता है, मतलब एक गेट है, उस गेट से निकलना है किसी ड्रग को। हर कोई ड्रग वहाँ से पास नहीं होती, कंडीशंस रहती है कि अगर वो ड्रग बहुत स्मॉल है, हाईली लाइपोफिलिक ड्रग है, इसका लॉग पी वैल्यू, अभी सब चीज़ें बायोफार्मास्यूटिक्स की है, लॉग पी वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा रहती है तो वो ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाती है। इसी तरह ब्लड प्लेसेंटा, मतलब जो मदर होती है, तो मदर से फीटस के बीच में जो प्लेसेंटा रहता है, वहाँ से जो ड्रग का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे भी एक बैरियर रहता है, सारी ड्रग कभी बच्चे के अंदर नहीं पहुँचती। इसी तरह ब्लड टेस्टिस बैरियर, सारी जो ड्रग है वो कभी टेस्टिस मतलब स्पर्म के साथ नहीं आती, टेस्टिस के अंदर ड्रग नहीं पहुँचती। क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड टेस्टिस बैरियर है। तो ये सब बैरियर्स है, ये चारों बैरियर के नाम आपको याद रखने हैं। अब ये बैरियर किसके बने रहते हैं इसके ऊपर आजकल क्वेश्चन आता है, ये ह्यूमन एनाटॉमी का टॉपिक हो गया। तो जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है तो ये आपको याद रखना है, एस्ट्रोसाइट और गैलियल सेल का बना रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और इसी तरह ये ब्लड CSF बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोइडल सेल का बना रहता है, तो ये आपको याद रखना है कोरोइडल सेल। इसके बाद ब्लड प्लेसेंटा बैरियर है, इसको हम ट्रोफोप्लास्ट और एंडोथीलियम सेल का बना रहता है ये, तो ट्रोफोप्लास्ट और एंडोथीलियम सेल रहता है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा नाम। इसी तरह ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ये सर्टोली सेल का बना रहता है। तो ये 4 टाइप की सेल के बने रहते हैं ये बैरियर्स, इनके नाम याद कर लो, बस ये इतना ही आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो फाइनली अपना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म, फिर अपना लास्ट एलिमिनेशन टॉपिक आएगा, फिर हम फार्माकोडायनामिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम रिसेप्टर, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर अपनी फार्माकोलॉजी का जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करो मेरे वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।